मिस्टर असदुद्दीन अवैसी, काश तुम ये मेरे सामने कहे होते, मैं भी आपको जवाब दिया होता। मेरा मानना है कि एक मोमिन जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह का बंदा है, वो पैदा होने से लेके मरते दम तक अपना काम अंजाम है। टोपी पहन के, शेरवानी पहन के ऐसे भामटे बाता मत करो ना भाई, बहुत हो गया। आप तो उम्मत मुस्लिमा के अपने आप को नेता कहते हैं, फिर क्यों झक मारने के गफ्फार खादी को 10 साल पार्टी में रखा? का जवाब ये देना चाहिए था, क्या गफ्फार खादरी का इस हल्के असेंबली में उम्मीदवार बनने का हक था या नहीं था? क्या गफ्फार खादरी पे आपने नाइंसाफी की या नहीं की? देखिए, यहाँ पर स्टेज सजा था। सियासत में सियासी बातें होना चाहिए, मगर जिस शख्सियत ने जो बातें की है उससे उनकी हैसियत का अंदाजा होता है। मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि डॉक्टर गफ्फार खादरी ने 2014 में पैसों के लेन देन की बात की। आज 2024 में उनको याद आया कि गफ्फार खादरी इतना खराब आदमी है जो सियासत में लेन देन की बात करता। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, असद साहब, आप तो देश की क़ियादत करने निकले हैं। आप तो उम्मत मुस्लिमा के अपने आप को नेता कहते हैं, फिर क्यों झक मारने के गफ्फार खादरी को 10 साल पार्टी में रखा? क्यों 2 वक्त मुझे टिकट दिया? क्यों मुझे महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया? दोस्तों, सच्चाई तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दामन इतना पाक है लेन देन के मामला में। हाँ, गुनाहगार होगा, अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों को माफ करे, मगर पैसों के मामला में मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पैसों के लेन देन में मैं इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरा दुश्मन भी कहेगा कि गफ्फार खादरी हिसाब किताब में सीधा आदमी। बड़ा मोहतरम ने कह दिया, मुखराहट है ना, बहुत परेशानी है। सवाल का जवाब ये देना चाहिए था, क्या गफ्फार खादरी का इस हल्के असेंबली में उम्मीदवार बनने का हक था या नहीं था? क्या गफ्फार खादरी पे आपने नाइंसाफी की या नहीं की? मैंने खत लिखा था उनको, खत बड़ा तफसीली था। उस खत में मैंने लिखा था कि मोहतरम सदर साहब, मेरी उम्र 66 साल हो चुकी है, शायद ये इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। सदर साहब ने उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर परसों 2 दिन पहले यहाँ की स्टेज से कह रहे थे कि उम्र 70 साल की हो गई है, अरे आगा करिए। मिस्टर असदुद्दीन अवैसी, काश तुम ये मेरे सामने कहे होते, मैं भी आपको जवाब दिया होता। मेरा मानना है कि एक मोमिन जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह का बंदा है, वो पैदा होने से लेके मरते दम तक अपना काम अंजाम देता। समाजी खिदमत भी, सियासी मैदान में दायरा दिली से काम करना भी
सियासत में मुसलमानों की ईमानदाराना खिदमत करना, अवाम की खिदमत करना भी आगा आगा करने के बराबर है। अरे टोपी पहन के, शेरवानी पहन के ऐसे भामटे बाता मत करो ना भाई, बहुत हो गया। वो जो उनका बच्चा है ना, वो तो उसके कदम आगे। टियाटपुर के स्टेज से उन्होंने कहा, डॉक्टर का दामाद हाथ पकड़ पकड़ कर पेशेंट से कह रहा था 2024 के पार्लियामेंट इंतखाबात में चंद्रकांत खैरे को वोट दो, मशाल वोट दो। अरे आदमी के बच्चे, तेरे बाप की जागीर है क्या? मेरा दामाद मेरी बात क्यों सुनेगा? वो एमजीएम में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर उमर खातिर की बात कर रहा हूं, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। वो 42 साल का नौजवान है जो 42 साल में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और एचओडी बना है। डॉक्टर उमर खातिर को आप सब जानते होंगे। बेगर्ज तरीके से कौम और मिल्लत के काम आता है। और इम्तियाज जलील, अगर तेरी याददाश्त कमजोर होगी तो वो याद दिलाना चाहता हूं, जब ताज विमानता होटल में बैठे थे, मैंने असद साहब से कहा था इसकी हरकतें तो ऐसी है कि मैं मेरे दामाद को कन्विंस नहीं कर सकता, स्टेज पे क्या भाषण दूं मैं। फिर मैंने असद साहब को वाकया सुनाया था। कोविड के जमाने में इनके कुछ कारपोरेटर्स एमजीएम अस्पताल पहुंचे, इनको पैसा वसूल करने का था। उन्होंने डॉक्टर उमर से गाली गलौज की, बदतमीजी की। जो डॉक्टर उमर हमेशा इनसे खिदमत में पेश आता था, इनकी मदद करता था। मेरे दामाद ने मुझको फोन किया, मेरे दामाद ने मुझसे कहा कि अंकल ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा इम्तियाज जलील के चमचे और एजेंट है, वसूली के काम में लगे बैठे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप पुलिस में तत्काल दो। डॉक्टर उमर खादरी ने पुलिस में तत्काल दी है और उसके बाद से डॉक्टर उमर खादरी का दिल उचाट हो गया। आप लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ करेंगे, लोगों को गाली गलौज देंगे, अपने चमचों एजेंटों के जरिए बेइज्जत करेंगे और फिर तुमको वोट दें। ये शहर में जितने मुस्लिम व्यापारी हैं जिनको इम्तियाज जलील ने नहीं लूटा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक फैक्ट्री में हमारा दोस्त है, वो मैन पावर सप्लाई का काम करता है। ये खासदार बनने के बाद उस फैक्ट्री के मैनेजर के पास जाकर कहता है कि वो मैन पावर का काम मुझे दे दो। यकीनन जब किसी का दिल दुखता है, तकलीफ होती है, तो मुखालफत करेगा। तो मैं इम्तियाज जलील को याद दिलाना चाहता हूं कि ताज विमानता होटल में मैंने कहा था कि इम्तियाज जलील साहब, आपकी हरकतें, आपकी खसरतें इस तरह की है कि आप सिर्फ पैसा वसूल करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में मेरा दामाद भी आपसे नाराज है, मैं उसको कन्विंस नहीं करता। तो उसके आगे की स्टोरी सुना देता, मैं तो छुपाता नहीं, मैं अब सुना देता। जब बात दिखती है ना तो पूरी हो जाने दो। मैंने बीच में साफ दिली से, जान दो अपनी पार्टी का कैंडिडेट है, अपने इख्तिलाफात होंगे, साथ देना चाहिए। मैंने इनके साथ वैजापुर का दौरा किया। वैजापुर के दौरे में जब मैंने भाषण किया, बाबरी मस्जिद की मैंने बात किया, मुस्लिम पर्सनल की, मुस्लिम ने बात किया CAA की, लोगों ने खुश भी हुए। जैसी कन्नड़ पहुंचे हम तो
तो इम्तियाज अली ने कहा आहिस्ता से मेरे कान में, डॉक्टर साहब बाबरी मस्जिद, नारे तकबीर, पसनगा की बात मत कीजिए, अपने को हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, अपन आदर्श लोगों को पटा ले, ये बात नहीं करना चाहिए। अरे मिस्टर इम्तियाज अली, दोगलापन बनकर फिर उसके बाद मैंने तय किया था कि क्या करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और मैंने एक खत लिखा था असदुल नबी साहब को कि इम्तियाज अली की हरकतें इस काबिल नहीं कि मेरा दिल गवाह नहीं करता कि मैं पार्लियामेंट में इंतखाबात में साथ दूँ। मेरे बहुत सारे साथी थे। फिर एक मीटिंग हुई, वो मीटिंग में इम्तियाज अली साहब आए। मैंने मेरे दामाद को समझाने के लिए मकान भी गया, तो मेरे दामाद ने कहा मैं नहीं आऊँगा। फिर मैंने मेरी बेटी को फ़ोन किया, बेटी माँ क्या पका, मैं खाना खाने के बाद घर को आता हूँ, जवार की रोटी खाता हूँ मैं शौक से। बेटी ने कहा अब्बा जी जवार की रोटी खाने आओ। तो तुम्हारे जो छोटे मोटे चर्चे हैं ना, वो मौलाना के खिलाफ वीडियो डालते, हम नहीं मानते। अरे मत माना तो कौन मानोगा, क्योंकि तू उलमा का एहतराम नहीं करता ना। अरे तू नहीं माना तो झकमाना, मेरे को बेइज्जती करेगा उलमा की। तो बहरहाल मेरे भाई ने बहुत वजाहत से उस बात को कहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जब कोई फैसला उलमाए दीन का, बड़े आलम दीन का इनके हक में आता है तो वो उलमा का एहतराम करते हैं, और जब कोई फैसला इनके हक में नहीं आता है तो ये नाजेबा, ओछी, घटिया, गंदी हरकतों पे आते हैं। तो आपने इनको समझना चाहिए। जो वारिस अंबिया को ओछी गंदी जबान में गालियां देती है, उनको सियासी तौर पर दफन करना चाहिए। मैं इस मजमूए से कहना चाहता हूं, आपके दिल को जो ठेस पहुंची है, ये ठेस, ये आपको जो तकलीफ पहुंची है, ये ठेस आप 20 तारीख को निकालें। कोई बहस करने की जरूरत नहीं, कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं। इनको समझ में आना चाहिए कि उलमाए दीन के खिलाफ गंदी, ओछी, घटिया जबान इस्तेमाल करने से मिलत का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, माँ बेटी, हर नौजवान इनको सियासी तौर पर बेवजन कर देंगे, इनकी जमानत जब्त कर देंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, आज सूरत हाल यह है कि अपना मुकाबला इम्तियाज अली से है नहीं। इस बात से फुटिया की बात ही मत करते जाओ भाई, इसका जिक्र ही मत करो, फुकट दिमाग को तार है वो। बेकार तेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरे हाथ पे लगा हुआ है। अबे अपने खानदानी जिंदगी समाज जा, जनता फिर थकवा रहा तू। और 10 साल में तूने क्या किया है भाई, मगर जान दो अब इस बात में क्या बताता हूँ, फुटिया की बात ही मत। फुकट छाप, कोई मेहनत नहीं करने का, बेचारे 40 रोज से मजलिस बुलाया, इधर बन गए आमदार, उसके बाद सबका गेट बजाते बैठे और पैसे कमाते बैठे। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था, आज की तारीख में अपना मुकाबला अब्दुल साबित से है। इम्तियाज अली 5वें, 4थे, 3रे, कौन से नंबर पे वो बातें देखेंगे। अपने को अपना एक एक वोट कंसोलिडेट करना है, इकट्ठा करना है। जो रिश्तेदार बाहर गए हैं उनको बुलवा के लीजिए, जो अपने वोटर्स बाहर के मुकामात पे गए उनके आने का इंतजाम हम करेंगे, हमको बताइए। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा एक एक वोट निशानी साइकिल बटन नंबर 5 पे पड़े। हम इस बात की दुआएं करेंगे अगर अपने की बारगाह में कि अगर पहले मुझे नेक तौफीक दे
दिया जा रहा है वो कामयाब हो। मकासद ये है कि ये बस्ती सबसे ज्यादा पसमानदा, ये बस्ती पिछड़ी भी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है ये दरगाहें, ये मसाजिद, इसके मीनार, यहाँ की दीनी दरसगाहें, मैं तमाम दीनी शख्सियतों को सलाम करता हूँ। परेशानी की हालत में माशी तौर पर थोड़ा पिछड़ा होने के बावजूद नागेगांव की बस्ती, कौसरबाग की बस्ती यकीनन काबिल एहतराम, काबिल सताइश है कि दीन के मराकिज़, अल्लाह की इबादत गाहें, मसाजिद ये बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। मैं इस बस्ती के नक्शे को बदलना चाहता हूँ। पीने के पानी की सहूलत नहीं है, ड्रेनेज का माहौल इंतजाम नहीं है। हाँ, कब्रिस्तान का भी काम करने का है, पर उसको ये कब्रिस्तान में नहीं, कब्रिस्तान की जगह का भी काम करने का है, वो सियासी कब्रिस्तान में नहीं। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बस्ती में जो स्कूल बना ना, परसों भाषण में एक जिम्मेदार साहब बोल रहे थे कि नागेगांव का जो स्कूल इतना अच्छा हुआ है उसमें वो भुट्टिया का कुछ काम है। असलम पठान गवाह है, गफ्फार कादरी ने उस स्कूल को कई दफा विजिट की, उनके असातिज़ा से बातचीत की, और जो आखिरी निवेदन था वो ये था कि नागेगांव के मासूम बच्चों को वहाँ जगह कम होने से एडमिशन नहीं दिया जा रहा। हमने हेडमास्टर से गुफ्तगू की, फिर आचार संहिता आ गई। मैंने हेडमास्टर से कहा था आप एडमिशन रिफ्यूज नहीं कर सकते। सेंट्रल का एक कानून है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आज 6 साल से 14 साल के बच्चों को उस बस्ती के स्कूल में कंपल्सरी फ्री एजुकेशन देना है। अगर हेडमास्टर ने रिफ्यूज किया तो उस पर गुनाह दाखिल होता। हम ये निवेदन कमिश्नर के पास जाकर दिए हैं। आप असलम पठान मेरे साथ थे, इमरान भी थे मेरे साथ। तो बहरहाल मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका ये जो स्कूल है ये अपग्रेडेशन हो जाए, ताकि तमाम बच्चों को तालीम का मेयार बहुत अच्छा है, तमाम बच्चों का एडमिशन मिल सके। मैंने अस्पताल को विजिट की, अस्पताल को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये जो नागेगांव का अस्पताल है, ऐसे कितने 2 या 3 वक्त है, वक्त हो गया क्यों पैसा वोट रहने की बात नहीं जी, 2 मिनट क्या है, कोई मसला नहीं, मैं बात खत्म करता हूँ मैं, कोई बात नहीं। बहरहाल न सिर्फ नागेगांव की बस्ती में काम होंगे, बल्कि हम हमारी तमाम बस्तियों में, हमारे हिंदू भाइयों की बस्तियों में काम करें। और एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि मुसलमानों को तालीम और रोजगार के मामले में रिजर्वेशन मिले। मैंने अब्बासी आदमी से बात की है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आइम्माए मसाजिद और मौज़नीन की तनख्वाह 18,000 और 14,000 होना चाहिए, महाना 5% इजाफा होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर अपने मसाइल को हल करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि इनकी बकवास, बेहुदा, गलत बातों में ना आइए। लोगों के बातचीत जो हो रही है उस पर कोई तवज्जो मत कीजिए। ये सीट हम जीत रहे हैं, इंशाअल्लाह जीतेंगे, कामयाबी होगी। हमारी निशानी